जब तुम्हारे सामने इसका आउटपुट आ रहा है तो दुनिया इसको देख रही है कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। कितने रिलैक्स मोड में केन लिया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, एंड बड़े आराम से खेल रहा है। सो मच इसके लिए, उसके लिए परेशानी ही नहीं है। देखो कैसे मजे से इतनी दूर के डिब्बों में फेंक रहा है। तो मुझे फुटबॉल नहीं सिखाना था, मुझे मैसेज कन्वे करना था कि भाई बड़ा अनथक। अब जैसे तुम होमवर्क करके आए हो एंड कितने सवाल थे? चार में से जो है 3 सवाल थे उसके 13, 14, 15 2.1 का, और एक सवाल था। एक ही घंटा रख लो, 1 घंटा डेरिवेशन पे रख लो, 5 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं था। टाइम तुम्हारे बहुत है, 10 घंटे भी दे सकते थे। मैं तुम्हारी जगह होता 16 सवाल कुछ लोगों से सिंप्लीफिकेशन या क्लास में गलत हो रही थी। मैं तुम्हारी जगह होता तो 16वें सवाल को पहले 5-6 दफा करता। जब मैं 2-3 दफा कर लेता तो उसके बाद मैं टाइम घड़ी रख के देखता। घड़ी में मैंने देखा कि 8 मिनट वो हुआ है। अब मैं 5वीं दफा करता तो ये सोच के करता कि ये 4 मिनट में कैसे होगा। स्किल ऐसे आती है। पहले मैं होमवर्क को हाथ ही नहीं लगाता। पहले तो मैं उस टॉपिक के पीछे पड़ जाता। किस टॉपिक के पीछे पड़ जाता? जो मुझसे हुआ नहीं क्लास में। एंड जब मैं 16 सवाल एक लेवल पे आ जाता, धन उसके बाद 13, 14, 15 को तो मैं पी जाऊंगा। आपके पास वक्त है, आपने जिंदगी में फैसला करना आपने करना क्या है। आप समझते हैं मैथमेटिक्स टू मच टाइम ले रही है बेटा, ये सब सब्जेक्ट का बाप है, इसकी मदद से फिजिक्स चलती है। मैथमेटिक्स निकाल दो, फिजिक्स नहीं है। ये सब सब्जेक्ट को फीड करती है, ये सब सब्जेक्ट में बैठी है। एंड जब मैथमेटिक्स अच्छी होती है तो ऑटोमेटिक फिजिक्स अच्छी होती है। ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। मैं तो सिर्फ वीडियो से दिखाया था, इसका सैकड़ों हजारों वीडियो तुमने देखी है, देखोगे। एंड जब हम उनको प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, फला आदमी बहुत अच्छा ये कर रहा है, उसके पीछे स्किल तो देखो। इसी से तुम्हारा दोस्त जब मैथमेटिक्स में जल्दी से कर देता है जादू की तरह, तो उसने बहुत वक्त लगाया होता है। एंड वक्त तो तुम्हारे पास बहुत है। अगर आज 10 घंटे लगा दिए थे, लास्ट 24 क्या हुआ? क्या चीज़ खराबी हो गई? कोई खराबी नहीं। अगर तुमने ये पिछले 24 घंटे में 10 घंटे होमवर्क पे लगा दिए और काटा और देन उसके बाद और प्रैक्टिस की, क्या है? वक्त तो तब तुम्हारे पास। लेट्स सपोज 10 घंटे में 6 घंटे करते, क्या बच जाता? कुछ काम ही नहीं तुम्हारे पास। तुम में से 1-2 लोगों ने कल हाथ उठाए थे जो कि ट्यूशन वगैरह पढ़ाए, बाकी मेजॉरिटी जो ऐसी आराम से जिंदगी गुजार रहे। कहता हूँ चीजों पे अपने नाम लिखो। कल एक साहब ये छोड़ के चले गए, अचानक सवाल हो गया, और छोड़ो। एक साहब बुक भी छोड़ गए, एक साल ये भी छोड़ गए। खुशी के मारे कि भागने का मौका मिल गया। ये आशा कहीं नहीं होता, मेरे पास होता है। वो कल यहाँ से एक बच्चा 4 रजिस्टर खरीद के ले जा रहा था। मैंने 4 का क्या करोगे? कहना पेज नंबर डाल के रख दूंगा पूरे साल का। इंतहाई अक्लमंद बच्चा है भाई। 500 के अंदाजन 5 रजिस्टर लगेंगे पूरे साल में। हम 5 रजिस्टर पे नंबर डाल लें, इंडेक्स बना लें। इस वक्त ना हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है। कल इतवार, पीर, मंगल, बुध 4 दिन है। एंड आराम से रजिस्टर बना के शेल्फ में रख दें। जब नवंबर की रात में रजिस्टर खत्म हो गया, उठे सी रजिस्टर निकाल के ले आया, शुरू कर दिया। अब मुझे पेज नंबर के बगैर रजिस्टर मिल गया, मैंने रख लेना अपने पास भरा हुआ रजिस्टर। मैं इंतजार इसलिए कर रहा हूँ जब रजिस्टर भर जाए फिर मैं सब करूँगा। चेक करना भूला नहीं हूँ मैं कुछ नहीं भूला हूँ। जब ढील दे रहा हूँ तो अपने मतलब से दे रहा हूँ। मैं अच्छा परिंदा फांसू ना, फड़फड़ा के रह जाऊँ। उसे 2.1, 2.2, 2.3 भी करना पड़े, पेज नंबर भी डालना पड़े। क्या मजेदार दिन होगा वो उसका। सब प्लानिंग से चल रहा हूँ। ये सवाल और 7वां सवाल जो तुम कर चुके थे, कोई फर्क ही नहीं। सिर्फ उन्होंने नई पैकिंग में सवाल दे दिया था, अंदर मटेरियल वही था।
वर्ड प्रॉब्लम की यही तो खूबी होती है। एक उसने कहा कि जी ये ट्रायंगल है, उसका सर्कमस्क्राइब सर्किल है। सर्कमस्क्राइब सर्किल ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से गुजरता है, यानी सिचुएशन ये है, ये 3 पॉइंट से गुजर रहा है वर्टाइसेस को भूल। मैंने ट्रायंगल मिटा दिया और ये सेंटर दे दिया। सेंटर जरा उसने 7वें सवाल में 0 0 दिया था, अब ज़्यादा मुश्किल, और कह रहा साबित करो कि ये सर्कमस्क्राइब इन तीनों से गुजर रहा है। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी पॉइंट बी से। बड़े मजे से 7वें में क्या किया था, 4 पॉइंट चेक किए थे तुमने, यहाँ 3 है, पी ए पी बी पी सी तीनों लाइन निकालनी थी, तीनों बराबर नहीं कंक्लूड कर देना था। अब कोई मुझसे कहे सर्कमस्क्राइब, बेटा सर्कमस्क्राइब तो मैट्रिक में पढ़ा था। देन फर्स्ट ईयर में डेरिवेशन की आर इजिकल्स टू डेल्टा अपॉन एस, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, तो अब सब सेकेंड ईयर का तो ये टॉपिक ही नहीं है। कुछ बच्चों ने इसको किया लेकिन लंबे तरीके से कर दिया, वो 16वें सवाल की जद में आ गए और उन्होंने इस पॉइंट को दिया हुआ था, भूल के उन्होंने कहा लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट। देन उन्होंने पी ए पी बी पी सी एक्स वाई में 3 डिस्टेंसेस निकाले, दो कंपेयर करके 2 इक्वेशन बनाई, साइमल्टेनियस सॉल्व किया। रॉन्ग नहीं है, बेवकूफ़ है बच्चा, क्योंकि सेकेंड ईयर में टाइम की प्रॉब्लम है। उस सवाल में जो तुम इस मेथड से करते, जो 16वां तुम करके गए थे, उसमें पॉइंट गिवन नहीं था, या पॉइंट गिवन था एंड इसका हिंट 7वां दे रहा था। तो अगर तुमने पी एक्स वाई रख के किया, मैं नहीं चेक करूंगा, लंबा काम मैं नहीं चेक करूंगा, बिकॉज सेकेंड ईयर में एक बहुत बड़ा क्रिटिकल चीज़ है टाइम। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करने के लिए मुझे तुम्हें 3 लाइन निकालनी है, पी ए पी बी एंड कंक्लूजन लिखना है। एज ऑल द 3 लाइन्स आर इक्वल, हेंस द गिवन वर्टिसेस लाई ऑन द सेम सर्किल। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 14 में 13 की तरह नहीं कर सकते, बिकॉज सेंटर पूछा है, दिया नहीं है, बहुत बड़ा था। एंड 14 दिख तो क्या चीज है, 16। अब वो सर्कमस्क्राइब में अल्फाज बदल, मैंने कहा था पैकिंग बदल देते हैं, चीज तो वही होती है। पीछे ऊपर से जो है उसका आउट दिख रही होती है, वो नया पैकिंग में दिख रहा है, चीज तो वही है। 16वां सवाल, लेट पी एक्स वाई बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। तुम्हें पी नहीं पसंद आ रहा है, क्यू एक्स वाई कह दो, टी एक्स वाई कह दो, जो तुम्हें अल्फाबेट अच्छा लग रहा है। एंड देन उसके बाद तुमने पी ए पी बी पी सी एक्स वाई में निकालना है, एंड दो को कंपेयर करके 2 इक्वेशन बनाए, साइमल्टेनियस सेंटर आ जाएगा। एंड जब सेंटर आ जाएगा तो उसने पूछा रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस के लिए क्या करना है, वो पी ए पी बी पी सी 3 लेंथ है ना, उसमें एक्स वाई को रिप्लेस कर दो, किसी एक में, तीनों में नहीं, क्योंकि रेडियस ये हो या ये हो या ये हो, एक ही होता है। तो पी ए में अगर तुमने एक्स एंड वाई रिप्लेस, रेडियस आ गया, पी बी पी सी करने की जरूरत नहीं, कोई एक करना, 3 नहीं करने। तो पता ही चला 13वां तो मैंने तो कहा एक सवाल 1 घंटे में, 13वां तो 10 मिनट का था। चलो ये 1 घंटे का क्वेश्चन 14, मैं तो कह रहा 5 घंटे अगर बच्चा लगा दे, या कोई प्रॉब्लम के बगैर आएगा, एंड 5 घंटे में तो आला क्वालिटी का बच्चा बन जाएगा। बेटा मैं कमजोर नहीं हूं, आप हो। और जो तेज बच्चा वो 2 घंटे में करके बैठ गया था। फिर मजेदार सवाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिगर के कोई नंबर नहीं है, फिगर बना लो तो अच्छी बात है। 2 वर्टेक्सेस दिए हुए और तीसरा वर्टेक्स पूछा है, जिसको मैंने एक्स कॉमा वाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 16वां सवाल, यही तो होता था। नई पैकिंग आ गई काम की। 16वां सवाल यही तो होता था, 3 लाइन इक्वल होती नहीं। देन आप 3 लाइन आपने निकाला, ये अंडर रूट 26 निकल आया। आपने निकाला ये अंडर रूट क्या निकल आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25, ये निकल आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y, और ये 16 4 प्लस 20, 16 और 4 कितना हुआ, 20। अच्छा ये 2,3 नॉट 9, तो ये फिर हो जाएगा अंडर रूट सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 6y 9 13। आपने क्या किया, 3 लाइन निकाल दी।
हाँ, आपकी एक फर्क आ रहा है, एक लेंथ न्यूमेरिक वैल्यू √26 आ रही, बाकी 2xy, एंड करना वही है। आपने कंपैरिजन कर लिया, आपने कहा जनाब ए बी बराबर है AC के, पहली इक्वेशन बन गई 5x - 6y, कुछ इस तरह की, मुझे याद नहीं है, इस तरह की लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। देन आपने दूसरी लाइन को कंपेयर किया, वहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² y² - 2x + 4y - 1 = 0। अब हुआ क्या, थोड़ा सा तब्दीली हो गई। पहले हम क्या करते थे, जब कंपेयर करते थे लीनियर आती थी, अब एक लीनियर आ गई और एक क्या आ गई, क्वाड्रेटिक। चंद दिन पहले तो तुमने फारिग हुए हो, एक लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है। मैं तो दावे से कह रहा हूं, मैंने होमवर्क में कोई ऐसी चीज आपको नहीं दी, और जो मुझे समझाना था मैंने पूरा समझा दिया। हाँ, बुक वालों ने डिफरेंट पैकिंग में सवाल लिए हुए, तुम कहोगे एक ही पैकिंग में सवाल मिलेंगे, नामुमकिन। किसको, एक बच्चे ने कहा नहीं सर मैंने क्या किया, AB को BC से कंपेयर किया, देन AB को AC के, दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गई। एक्सरसाइज 3.8 का 7वां सवाल बन जाएगा। तो अगर हमने वैल्यू को इससे उससे कंपेयर किया, दोनों क्वाड्रेटिक आ गई, जब भी हो जाएगा सवाल। एक लीनियर क्वाड्रेटिक आपने लाई, जब भी सवाल हो जाएगा, एंड होने के लिए रास्ता। अब मैं यहाँ बैठ के 3.8 नहीं पढ़ा, मैं यहाँ बैठ के फर्स्ट ईयर मैट्रिक 7 क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, और कोई ये सोच के आया तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। एंड कोई नहीं पढ़ाता, वो भी छपवा देते, मैं छपाऊंगा भी नहीं, खुद करना है। मेरा काम आइडिया देना था, मैंने कल क्लियर आइडिया दिया था मिसाल में, एंड उसी ट्रैक के ऊपर सवाल हो रहा था। अब आपकी अलजेब्रा कमजोर है, आप मिस्टेक कर रहे हो, तो मैंने हल बताया था ना, 16 सवाल को पहले 8-10 दफा रिपीट करते, देन मेन ट्रैक पे आते। आपकी अलजेब्रा कमजोर है, काटो भाई, आप 15-18 दफा सवाल काटोगे, इंशाल्लाह ताला होगा, क्योंकि आपको सब आता है। एक्चुअली आपकी अलजेब्रा कमजोर नहीं है, आपने सोचना छोड़ दिया। एंड सो आप कहते हैं दूसरे का काम है, मेरा काम सोचना भी नहीं है, मेरा काम करना भी नहीं है, बस दूसरा मुझे हलवा खिलाएगा। नहीं खिलाएंगा ये हलवा। बहुत आसान सवाल था, याद है 3.8 में आंसर कैसे दिए जाते थे फर्स्ट ईयर। अब तुम्हारी इस 15वें का आंसर उन्होंने क्या दिया हुआ है, दिया तो कुछ और है, लेकिन बेवकूफ़ी दिखा रहा हूं, और तुम ये छाप के आ रहे हो। ये तो नहीं छापते ना, कैसे आंसर लिखना है, क्यों और करके तो आंसर नहीं लिखते थे फर्स्ट ईयर में। तो मतलब अब जिस बच्चे ने और छापा है, उसका मतलब कुछ वो याद नहीं रख पा रहा। अरे यार, चंद दिन पुरानी बात है, अभी तो बामुश्किल डेट कितने महीने हो गए एग्जाम दिए हुए, 2। अब 60 दिन हुए, 100 भी नहीं हुए, अभी से तुम भूलना शुरू हो गए। कल भी बता रहा था, और कल काफी लोग गलत कर रहे थे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके आंसर इस तरह लिखे जाते हैं। और अगर हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन है, उसका आंसर इस तरह लिखा जाता है। ये सब फर्स्ट ईयर की बातें 3.8 में बात हुई थी कि अगर 2 वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल के 2 आंसर आ रहे हैं, 2 ऑर्डर पे आ रहे हैं, तो वो इस तरह लिखे जाते हैं। और नहीं लिखते, एक वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, पैरेंथेसिस नहीं लगते। होमवर्क में मैंने डिस्कशन खत्म कर दिया एंड साबित किया सब आपको आता था। एंड मेरी 107 क्लासें तकरीबन होंगी, एंड हर क्लास में साबित कर दूंगा आपको आता था। आप कोशिश करो, मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रगल, एंड जिंदगी में स्ट्रगल बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी अचीवमेंट नहीं इंपॉर्टेंट है, आपने क्या अचीव कर लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्ट्रगल करते हो नहीं करते हो। क्योंकि आपने जो चीज अचीव कर ली है वो फाइनल नहीं है, इसके बाद अगली अचीवमेंट आनी है। तो आपके अप्रोच में स्ट्रगल होगी, वो काउंट होती है, अचीवमेंट काउंट नहीं होती। आप कितना स्ट्रगल मारते हो, जान मारते हो, बड़ा अफसोस की बात है जो करके नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, हम दबाव डालते हैं, अब काम करो, ये करो, वो बच्चा क्या करता है, की निकाल के बैठ जाता है, दोस्त के रजिस्टर बैठ जाता है, भाई से पूछने लगता है या व्हाट्सएप चलाने लगता है।
कोई फायदा नहीं। बजाय पॉजिटिव होने के आप नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव का कोई रास्ता नहीं आगे। तुम 2 दिन मुझसे बचने के लिए काम करो ना, मुझसे पूछने के बाद एक नए अजाब में उतर जाओगे जिसका तुमने सोचा भी नहीं था। वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी चीज़ें क्या हुई। और मैंने कहा चैप्टर 2, 3 बहुत आसान चैप्टर है सेकेंड ईयर के। अभी 2 महीने बाद जब तुम अगला टॉपिक पढ़ोगे तो सब पकड़ के बैठ जाओगे ये क्या है, तो मैं उस वक्त चिल्ला चिल्ला के कहूँगा मज़े चले गए सेकेंड ईयर के। चैप्टर 2, 3 सबसे मज़ेदार आसान जगह है। आज मैं सबसे पहले क्या चाहूँगा, डेरिवेशन करना रेशियो थ्योरम की। कौन सा फॉर्मूला? तो कल मैंने क्या किया था, हल्का सा इंटर हुआ 2.2 में, एक इंट्रोडक्शन करा दिया। उससे आज मुझे क्या उम्मीद है, किसी को 100% समझ में आया 2.2 का इंट्रोडक्शन, किसी को 50% आया, किसी को 10% आया, कोई अब 0 पे नहीं है, लेकिन 2.2 के रेफरेंस से। अब हम वो 10% वाले को बढ़ाएंगे, जिसको 100% आया उसको नई चीज़ समझाएंगे। आज ही करवाता प्रेशर तुम पे आ जाता। आज दूर तक जाएंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी पे जा रहे हो तुम। सबसे पहले लास्ट हमने कंसेप्ट क्या लिया था, उस कंसेप्ट को एक दफा मैं दोहरा दूं। ये एक सेगमेंट है ए बी। सेगमेंट का कंसेप्ट ना, सेगमेंट लाइन का एक हिस्सा होता है। कुछ लोग लाइन वाइन भूल गए। सेगमेंट ए बी है और लाइन ए बी है। ए से बियॉन्ड जा रही है, यानी इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी जा रही है, इन्फिनिटी को जा रही है। उसका एक छोटा सा सेगमेंट हिस्से को कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी क्या इसी कमरे में गुजरी है? तो तुम्हारी जिंदगी जो इस कमरे में गुजरेगी वो एक तुम्हारी लाइफ का सेगमेंट है। छोटा बड़ा बस एक हिस्सा है। खुदा न करे तुम्हारी पूरी लाइफ यहाँ नहीं गुजर रही। तो सेगमेंट का ये कंसेप्ट है। जब हम बात करते हैं डिवीजन की, तो हम एक पहले सेगमेंट तय कर लेते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। आल्दो वो मौजूद होती है अपनी जगह। सेगमेंट कभी नहीं है, तुम जो लाइफ गुजार रहे हो यही सेगमेंट नहीं है। लाइफ हमेशा बहुत बड़ी है, तो इसीलिए लाइन भी हमेशा बहुत बड़ी है, वो अपनी जगह मौजूद है। हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 सेगमेंट्स के इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिए हुए हैं। हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ डिवीजन दिए हुए हैं। तो हम जाके एक्स एंड वाई का फॉर्मूला लिखते। आज हम देखते हैं कि एक्स एंड वाई का फॉर्मूला पॉइंट ऑफ डिवीजन का कैसे आता है। अब जो भी डेरिवेशन होती है, कल जो हमने डेरिवेशन की, समझदार बच्चे ने जाकर उस डेरिवेशन को लिखा। समझदार बच्चे ने उस डेरिवेशन के साइड में सारा बैकग्राउंड पेंसिल से लिखा। भले वो उर्दू में लिखा, तुम्हें समझना है, मुझे नहीं समझना। वो मेरा एक पुराना स्टूडेंट था, मुझे बताता था, मैं यूनिवर्सिटी में मैंने तरकीब इन लोगों को भी बताई जो मेरे फर्स्ट ईयर के बैठे हुए हैं, और ख़ासतौर पे 7 चैप्टर प्रॉबिलिटी में बहुत कहा था कि उर्दू में लिखो। मैथमेटिक्स में जहाँ पढ़ने लगो, जहाँ ये समझने लगो, सवाल समझ में आ गया, उसको उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, और ऐसा लिखो कि 5 महीने बाद जब पढ़ो तो समझ में आए एक था क्या। ये सोच के ना लिखो कि मुझे आता है। तो वो मैं पुराना स्टूडेंट था, कहना मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, और यूनिवर्सिटी में जब कोई टिपिकल सवाल होता है मैं साइड में लिख देता हूँ सारी एक्सप्लेनेशन, और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जब एग्जाम करीब आता है तो मुझसे पूछने आते हैं। दोस्त उसके तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर उसी से पूछने आ रहे हैं, उसी ने बोला मैंने नहीं बोला। तो मैंने कहा इसमें बुराई क्या है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा साइड में, अब जैसे डेरिवेशन थी उसका फंडामेंटल पॉइंट ये है, आप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपका ऑर्डिनरी कन्वेंशन। अब ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, या ये पॉइंट आप भूल गए तो डेरिवेशन आप याद ही नहीं कर सकते। इसी तरह आज की डेरिवेशन का बैकग्राउंड मैट्रिक की थ्योरम है। डेरिवेशन का इंशाल्लाह ताला तुम लोग नेक्स्ट मीटिंग थर्सडे को होगी, जब आओगे तो हैंड आउट तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि वो फोटोस्टेट का प्रोसेस में गया, फिर बहुत लंबा डे था, तो वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे देने में। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में दे। 2 ट्राइंगल है मेरे पास, ABC PQ, आज छोटे बड़े बनाए। इसमें एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। 2 ट्राइंगल में एंगल Q, 2 ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर हो तो तीसरा भी बराबर होता। वेरी गुड।
तीसरा भी बराबर होता है। दो एंगल का बराबर हो तो तीसरा भी बराबर होता है। और जोर से बोल दो, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो बराबर है और सिमिलर होंगे। एंड सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी किसके रेशियो बराबर होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। साथ वाली इस वाली का इससे नहीं, इससे रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। लिखते थे हम ए बी अपॉन पी क्यू, मेजर ऑफ ए बी, लिखना कॉरेस्पॉन्डिंग। देन बी सी किसके? क्यू आर के। मैट्रिक में बच्चे थे मेजर लिखते थे, यहाँ बड़े हो गए मॉड लगाने लगे, तो इसका मतलब मॉड हटाना चाहते हो तो मेजर लग सकते हो, लेकिन मेजर के साथ सेगमेंट का निशान नहीं जाएगा। और है दोनों। और क्या होगा तीसरी साइड? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग। तीसरी साइड क्या होगी? अब रेशियो थ्योरम इस आइडिया से ड्राइव होगी। कुछ नहीं है, जब आज जाके घर पर ड्राइव करो, साइड में ये आइडिया लिखो या सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरी लिख दो सारी। एंड जितनी मैंने थ्योरी भी सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड ओरली बोली, सब एमसीक्यूज में पूछूंगा। यही तो हमारा बैकग्राउंड है, इसी के ऊपर तो खड़े हो गए हम सब चल रहे। लोग कहते हैं डेरिवेशन का क्या फायदा? बेटा डेरिवेशन से तो कंसेप्ट आते हैं, डायरेक्ट करने से कंसेप्ट नहीं आते। उसका बैकग्राउंड क्या है कल तुमने देख लिया, कुछ नहीं। आज तुम्हें एक गहरे रंगे चीज मालूम चली कि रेशियो थ्योरम ड्राइव होगी बाय सिमिलर ट्राइंगल के स्ट्रेट फिगर के बगैर डेरिवेशन होगी नहीं। ज्योमेट्री की जैसे थ्योरम वगैरह होती थी, फिगर बनती थी। अगर डेरिवेशन आती है और फिगर नहीं बना रहा बच्चा, 0 नंबर, क्योंकि कंपलसरी है एक्स वाई प्लेन। ज़रा एक काम करें, आगे बढ़ने से पहले ये पॉइंट सॉरी यहाँ कहीं ले लेते हैं, सी एक्स वाई डिवाइडिंग पॉइंट, और ये लेंथ है M1। और ज़रा ये सबको दिखा दें, क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये जनाब आपका X1 है, ये आपका Y1 है, ये आपका Y2 है बेटा। X2 यहाँ हॉरिजॉन्टल में होता है। ये बेटा क्या है आपका? Y है। और ये क्या है यहाँ से तक? नहीं बेटा ये X है, ये X है, तो ओरिजिन से ये X और ये चीज Y। क्योंकि अभी थोड़ी देर में टिपिकल फिगर हो जाएगी, तो मैंने पहले XY, X1, Y1, X2, Y2 दिखा दिए। अब मैंने कुछ नहीं करना है, A और C से दो हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रॉ करनी है। Y यहाँ लिख दूँ, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम A एंड C। नहीं, दो ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर? नाम दे दूं मैं? इस पॉइंट का नाम M दे दिया, इस पॉइंट का नाम N दे दिया, इस पॉइंट का नाम T दे दिया। 3 ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा। एंड ये सब 90 डिग्री है। क्यों? एक्स एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर मिलेंगे। 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, दिखाऊं मैं? ABM, ACT, CBN। इन 3 ट्राइंगल में हमारे मतलब के ट्राइंगल वो हैं जिनमें M1 M2 आ रहा है। सब तमीज सिखा रहा हूँ, हर तरीके से बता रहा हूँ डेरिवेशन की स्टेपिंग क्या है। अब इसको जाके जो लिखता है स्टेपिंग याद करता है। 3 ट्राइंगल बनने के बाद हमेशा मुझे इसका मतलब है ABM में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे 2 ट्राइंगल में इंटरेस्ट है, ACT क्योंकि उसमें M1 आ रहा है, BCBN उसमें M2 आ रहा है। इन ट्राइंगल ACT एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्या है? CBN। मैंने दावा किया ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में क्यों बराबर है? राइट एंगल। रीजन भी दे दिया, 2 ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर है। फिर मैट्रिक हाई, रे मैट्रिक हाई, ये क्या होता है? 2 पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, कौन सा एंगल बराबर होता है? इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकल एंगल कहलाते हैं, अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये इक्वल होते हैं। इन एंगलों को क्या कहते हैं? ये बराबर होते हैं।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैट्रिक फिर याद दिला रहा हूं जो कंफ्यूज हो गए। मैट्रिक में जब भी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करेगी अल्टरनेट इंटी एंगल बराबर होता है या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। वो तो रीजन बताया, ये बता दिया लॉ। तो whenever two parallel lines are intersect by a transversal, alternate interior angle are congruent and the corresponding angles are congruent. हमारी सेकेंड ईयर में 15-20 जगह ये काम आएगा चैप्टर 2-3 में। अब ये बच्चा भूला बैठा है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं दो लाइनें पैरेलल, एक लाइन है CN, दूसरी लाइन है AM, और उनको कौन सा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है ये। अगर बच्चे के नहीं समझ में आ रहा थोड़ी लाइनें बढ़ा लो, थोड़ी थोड़ी ये लाइनें हल्की से मैंने कुछ ताकि वो कुछ नहीं था। ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन दिया क्यों, एंड देन उसके बाद मैंने लिखा हैंस ट्राइंगल ACT इज सिमिलर, ये सिमिलर का निशान है, इस ट्राइंगल CB है। मैंने तीसरे एंगल का जिक्र नहीं किया, वो फालतू बात है। दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC का रेशियो CB के साथ। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में हॉरिजॉन्टल ली है AT CN, वेरी गुड। एंड फाइनली वर्टिकल ली है CT और लिख दिया यहाँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो पहले तो मैंने मेहनत की बताया कौन से दो ट्राइंगल, एंड उसके लिए चूज करने का तरीका बताया M1 M2 हो जिनमें, क्योंकि मुझे M1 M2 को प्रूफ करना है। देन उन ट्राइंगलों में मैंने साबित किया दो एंगल बराबर हैं, ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी प्रॉपर्टी लगा दी। बुक में ये डेरिवेशन की और उन्होंने ये सब नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट इन द सिमिलर ट्राइंगल। मैंने अपनी हैंडआउट में जो तुम्हें मिलेगा पूरी डिटेल से दिया किन दो ट्राइंगलों में क्या वजह हुई तो वो सिमिलर हुए, और जब सिमिलर हुआ तो ये आ गई। दिस इंप्लाइज AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू रेशियो। मैंने दो रेशियो बराबर ले लिए, जैसे साइन लॉ में एक साथ तीनों नहीं चलते थे, दो फिर दो फिर दो, पहले दो ले लिए मैंने बराबर। एंड जब मैंने दो बराबर लिए उसमें भी ख्याल रखा M1 M2 लें, क्योंकि AC M1 के बराबर है, AC M1 के बराबर है, एंड CB इसको लिख दिया M1 M2। जरा बताओ कि फिगर देख के AT किसके बराबर है। बाय द वे AT ये है, AT की जगह x माइनस x1 एंड CN x2 minus x। देखिए फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आसान सी, हर डिटेल उसकी नजर आ रही है। एंड स्केल रख के बनाओगे तो बड़ी अच्छी शानदार बनेगी आपसे। क्या था x2 माइनस, बस 4 लाइन का अलजेब्रा करूंगा फॉर्मूला आ जाएगा। रेशियो से ड्राइव हो रहा है बड़े मजे से, रेशियो दे रहे हैं बड़े मजे से आ रही है। देखो ज्योमेट्री ने अलजेब्रा प्रोड्यूस कर दिया, एनालिटिकल ज्योमेट्री, सारे ज्योमेट्री के कंसेप्ट है उसने अलजेब्रा में बोलना शुरू कर दिया। मैं बोलता हूँ बोलती ज्योमेट्री, घुर्रा घुर्रा के बोलती है, सुनने वाले होने चाहिए। एक्स की दो टर्म्स हैं, साइड बाय साइड ले लो, एक्स कॉमन लूंगा फिर मैं, एंड जो टर्म्स विदाउट एक्स हैं उनको साइड बाय साइड, ये साइड पे गया माइनस M1 x2 माइनस M2 x1, माइनस एक्स कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना, आखिर में क्या, अब y का फॉर्मूला प्रूफ करना है।
चलो वहाँ पे सिमिलर याद है, ये एक्स था, अगर तुम्हें याद है वर्टिकल वाई था, ये m1 था, अभी इन दोनों को लिया तो x का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, ये m आएगा यहाँ से क्या आएगा y। तो क्या करना है, बड़ा प्यारा वर्ड है ज्योमेट्री में, मुसीबत में बचा लेता है। तो बुक में भी नहीं प्रूफ किया, उन्होंने भी यही लिखा है, मैंने समझा दिया सिमिलरली से मेरी क्या बात है, सिमिलरली तो ये बात नहीं, यही करने लगो। अब इनको लोगे और अब स्ट्रॉन्ग बच्चा क्या है, इसको भी करके देखता सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। वीक बच्चा क्या है, वो कहता है यार काफी है ना, और इंतहाई वीक बच्चा क्या, वो कहता है सब छोड़ो यार। अब जब तुम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इतने बड़े बड़े काम करते हो ना, जब एप्टीट्यूड वालों के पास जाके बैठते हो वो तुमसे डरने लगते हैं, भाई ये तो ज्यादा पढ़ा हुआ आ गया। अभी 2 साल पहले मेरे कुछ स्टूडेंट आए थे, मुझे बता रहे थे एप्टीट्यूड की क्लास हो रही थी, तो उन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट लिया, उस क्लास का टेस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो नेक्स्ट डे उनके डायरेक्टर साहब जो थे आ गए और क्लास में अपने टीचर की बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ा रहे हैं। वो लड़का कह रहा सर हम सब मुस्कुरा रहे थे, जब वो चले गए 40 बच्चे बैठे थे उस क्लास में, 30 आपके थे, और रिजल्ट आ रहा था कि हम सब मुस्कुरा रहे थे कि उन्होंने क्या पढ़ाया वो तो हमें मालूम है। तो एप्टीट्यूड आपका ये रुझान है, आपने चेक किया नहीं किया। हम रुझान के बगैर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए रुझान नहीं। तो वही जुमला, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लोग डायबिटिक के डर से गुड़ नहीं डाल दे, हाँ इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, राइट। तो ये तो हमने डेरिवेशन निपटा दी, अब मजीद ट्राई कर उसको निपटाएं। सबसे पहले आज मैं टॉपिक बात करने जा रहा हूँ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसे कहते हैं, ये भी इंटरनल डिवीजन है। एन दरमियान की मैं तुम्हें वजाहत करूं, ये कैमरा और इन बच्चों मेरे दरमियान है, लेकिन एन दरमियान नहीं है। मेरा कैमरे से फासला कम है, तुम्हारा शायद फासला ज्यादा है। अगर ये दोनों फासले बराबर हो जाएं तो उसको कहते हैं इंटरनल पॉइंट है, लेकिन स्पेशल इंटरनल पॉइंट है कॉल्ड मिड पॉइंट। एंड मिड पॉइंट पे रेशियो क्या होगा, मिड पॉइंट का रेशियो 1:1 होता है। अब जरा देखना, एक 2 लाइन की डेरिवेशन, मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकल के आ रहा है रेशियो थ्योरम से। ये लो डेरिवेशन हो गई। तो आइंदा मिड पॉइंट में हम रेशियो थ्योरम को यूज नहीं करेंगे। बाद बच्चे अपने आप को समझते हैं ज्यादा काम करने का बहुत अच्छे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आइंदा आपको कभी मिड पॉइंट का है तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, एंड आपने ये सब वर्किंग की, आपके नंबर कटेंगे। हाँ आइडिया दे दिया, मिड पॉइंट प्रोड्यूस कहाँ से हुआ। हमारे आसमान से कोई चीज नहीं उतरती मैथमेटिक्स में, सब इंसान ने बनाई है और रीजन के साथ बनाई है। तो अभी मिड पॉइंट के ऊपर कितना छोटा सा फॉर्मूला है, 4.5-5 पेज का सवाल आएंगे, आज नहीं अगली क्लास में। इसकी मासूमियत पे ना जाना, ऐसा मारेगा घुमा घुमा के। कसरत से 2.1 से सवाल आते हैं, कसरत से 2.2 से सवाल आते हैं, क्योंकि हमारे ये चैप्टर 2 से 12 से 14 नंबर उन्होंने उठाने, 5-5 नंबर के 2 सवाल देने और एक 8 नंबर का सवाल देना है। बड़े 5 एक्सरसाइज में से 3 एक्सरसाइज सवाल निकलेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। फाइंड द मिड पॉइंट। तुम चाहो तो इनके नाम दे दो, व्हाट आई मीन ए बी सी, और नहीं देना चाहते नहीं दो।
सारी बातें। डेटा क्वेश्चन बहुत थोड़े से हमारे, तुमने कल से देखा बल्कि परसों से वर्ड प्रॉब्लम चले आ रहे हैं, एंड पूरा चैप्टर 2, 3 वर्ड प्रॉब्लम तो भरा हुआ, 7वां 8वां 5वां सब भरे हुए। फर्स्ट डे में यही तो पढ़ाता था। 3.7 मुझे भी मालूम बहुत कम चांस है एग्जाम में आते हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से 2 दिन में पढ़ाई, क्योंकि उस बच्चे को जो कि आमादा नहीं था वर्ड प्रॉब्लम का, उसके लिए आमादा किया, उसको छोटा छोटा उसको फीडबैक दिया, क्योंकि मुझे मालूम था आगे फर्स्ट डे में भी बेतहाशा वर्ड प्रॉब्लम से मिलेंगे। और सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम की पता तो कुछ चीज़ ही नहीं होती। वो मैट्रिक का मासूम टीचर या पढ़ाने ना पढ़ाने वाला टीचर वर्ड प्रॉब्लम छुड़वा देता है। मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि 3.7 नहीं आती। हर चीज़ आती है जो वो एग्जाम बुक के अंदर है, एंड हर चीज़ ईमानदारी से पढ़ना है, और मैंने पढ़ाना है। अब लाओ पैकिंग में बंद करके दें, अच्छी सी पैकिंग में किसको, मिड पॉइंट को रैपर बदलें। -5, 6 is the end point of the diameter of the circle where center is this. Find the other end point of the diameter. एक मिनट रुकना मुझे। एक चीज मुझे याद आ गई, मैंने कहा था मैं लिख लूँ, बाद में भूल जाऊंगा, तुमसे नहीं किसी और जगह से रिलेटेड। द -5, 6 is the end point of the diameter of the circle. मुझे समझ में फिगर के कोई नंबर नहीं है। तुम नहीं बनाओ तुम्हारे नंबर डिटेक्ट नहीं होंगे, तुम गलत बनाओ तुम्हारे नंबर डिटेक्ट नहीं होंगे, तुम सही बनाओ तुम्हें इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे। बट वो जो सवाल तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा वो क्लियर हो जाएगा। वो मुझसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं, सर आप तो यूं करते हो तस्वीर बन जाती है, हम तो सोचते रह जाते हैं। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक चीज़ सोची, साइकिल है, साइकिल बना दिया। एक कोने से चलो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी अप्रोच क्या होती है, तुम चाहते हो मैं पूरा समझ लूँ फिर फिगर कभी नहीं बनेगी। जो चीज़ समझ में आई उसको लिख दो, सब फिगर बनने लगेगी। डायमीटर साइकिल के सेंटर से गुजरता, 7वीं क्लास में पढ़ा था। साइकिल डायमीटर बना के अब सवाल पढ़ा। द -5, 6 इज द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। सर्किल with whose center. Find the other end point of the diameter. अब 7th क्लास में ये भी पढ़ा था हमने कि डायमीटर है तो ये फासला क्या कहलाएगा, रेडियस। ये फासला क्या कहलाएगा, रेडियस। इसका मतलब है सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। अब देखो कहीं उसने मिड पॉइंट नहीं कहा, उन्होंने कहा 7वीं क्लास याद कर लो। अब जुल्म यहाँ शुरू हो जाता है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया, ये सब पढ़ा हमने। इसका मतलब ये मिड पॉइंट दिया है, ये इनिशियल पॉइंट दिया है, टर्मिनल पॉइंट पूछा है। The other end point is 11, -4. उसने डिस्टेंस नहीं पूछा, वो बच्चा कहने लगा डिस्टेंस निकाल, क्यों निकालेंगे, पॉइंट का डिस्टेंस से क्या डालू। उसने पॉइंट नहीं पूछा, डिस्टेंस नहीं पूछा, पॉइंट पूछा है। एंड सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल। अब मिड पॉइंट को हमने जोड़ दिया, एप्लीकेशन दिखा दी तुम्हें, इस्तेमाल दिखा दिया। मिड पॉइंट के और भी इस्तेमाल आते हैं। आज के टॉपिक में मिड पॉइंट मैंने हल्का रखा है। अगली जब क्लास जुमेरात को इंशाल्लाह ताला हम लोग मिड पॉइंट पे बड़ी तफसीली बात करने जाएंगे और तुम्हें दिखाएंगे मिड पॉइंट से क्या क्या दुनिया में चीज़ें हैं। अब रुख थोड़ा सा मोड़ दें आज की क्लास का। हाँ, रेशियो थ्योरम पे हैं हम रेशियो थ्योरम पे। कल तक हम क्या कर रहे थे, हमें वो रेशियो देता था, पॉइंट्स देता था, हम एक्स और वाई निकालते थे।
पॉइंट दे दूं मैं तुम्हें, डिवाइडिंग पॉइंट भी दे दूं, और क्यों ना तुमसे रेशियो पूछने लगूं। तो यही सेम फॉर्मूला रेशियो फाइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कल तक हमने उस एस्पेक्ट पे नहीं सोचा था, अब जरा सोचते हैं और जरा रेशियो निकालते हैं। ये सारी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, सब मेरी बनाई नहीं है। एंड जुमला कहता हूँ ये भी उठा के फेंक दो, सब ले लो मुझसे, और मुझे टॉपिक बता दो, मैं पढ़ा दूंगा अपने बना के सवाल। सुकून से बना लूंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बनाना इसलिए तुम्हें पढ़ते हैं कि जो तुम्हें हैंड आउट मिलेगा वो इससे रिलेटेड मिलेगा। अगर मैं अपने करूंगा फिर वो हैंड आउट से मैच नहीं करेंगी चीज़ें, तो इसलिए तुम्हारे चक्कर में मुझे फिर वो एक हैंड आउट पाबंद रहना पड़ता है। फिर सवाल रटूं तो रटने से पहले मैंने पट्टियाँ लगा दी, अदरवाइज मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। यानी बैठे बैठे मैंने सवाल बनाए, वो मुझे सेकंड्स लगते हैं सवाल बनाने में, पढ़ाना क्या है ये बता दो बस, उसके बाद निकाल लाऊंगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द इन विच द पॉइंट इज डिवाइड, या डिवाइडिंग पॉइंट है के, एंड इनिशियल पॉइंट को पी कहा हुआ है, पहला पॉइंट सेगमेंट का पी है, क्यू, अब क्या हुआ, हमें डिवाइडिंग पॉइंट मिल गया, हमें इनिशियल फाइनल पॉइंट मिल गया, रेशियो पूछा है, फॉर्मूला x इजिकल्स टू m1 x2 प्लस x कितना मेरा -5, m1 मालूम करना है, x2 कितना है मेरे पास -10, प्लस क्या है m2, x1 कितना है मेरे पास -5, सॉरी क्या है 5 है, +5, और ये कितना है -10। याद है मुझे m1 नहीं मालूम करना, मुझे m2 नहीं मालूम करना, उनका रेशियो मालूम करना है। सेम फॉर्मूला रेशियो फाइंडिंग पे हम निकाल लाए, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले तो और भी चीजें निकाल दिया दिखाया। अच्छा आप सवाल ये बताता है एक्स से किया वाई से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए सामने रखने के लिए मैं आमने सामने कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसानी है। सॉरी वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, m1 मालूम करना, y2 की वैल्यू है -2, m2, y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है सेम जवाब नहीं आ रहा है तो मतलब मैं कोई हिमाकत कर रहा हूं, किसी मेथड से करो आंसर तो सेम रहेगा। अब दूसरा सवाल कि एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो किससे, एक्स से करना है वाई से, दोनों से करना है, ये भी करना है ये भी करना है। एंड इन 22-27 सालों में 2-3 दफा आ चुके हैं ये सवाल, तो अगर रेशियो फाइंड करना है तो एक्स से भी करना पड़ेगा वाई से भी करना पड़ेगा, और सिमिलर आएगा। बच्चे टेस्ट में मेरे एक से कर देते हैं, दूसरे से नहीं करते, मैं 5 में से 3 नंबर दे देता हूँ, 2 गायब कर देता हूँ। आज 5 एग्जाम्पल करूंगा रेशियो फाइंडिंग पे, ये पहली थी। एंड अभी अगली में चीज़ें पलटना शुरू हो जाएंगी और कहीं से कहीं बात ले जाऊंगा। आज पूरा टॉपिक रेशियो थ्योरम पे घुमा दूंगा। एंड बुक में कोई 7-8 सवाल दिए मैं जगह जगह, बुक में एक सीक्वेंस से नहीं दिए, वो ढूंढ के तुम्हें दे दूंगा कि ये कर लो। कल बच्चे से पूछा कि यार हमारा काम अभी तक नहीं हुआ, अच्छा स्टूडेंट है,
हमने कहा सर मेरा क्लास वर्क तो बहुत पहले ही हो चुका, होमवर्क मैंने कर लिया, मैंने फिर बैठे क्यों? क्या पूरा लेक्चर दे आपका जो कॉपी कर रहा हूँ। मैं क्या करोगे? कहें काम आता बहुत। एंड उसने दूसरा रजिस्टर बनाया हुआ, उसमें पूरा लेक्चर कॉपी कर रहा है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है भाई, कोई एक चीज मिस नहीं करना चाह रहा। यहाँ तो लाले पड़े होते हैं कि होमवर्क नहीं हुआ, क्लास वर्क नहीं हुआ। अगर रेशियो पे जब भारी सवाल में चले गए, द सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन। फिगर के कोई नंबर नहीं है एंड सेकंड में फिगर बनती है, ये तो समझ में आ गया। -64 सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। देखो कितने मजे से फिगर बन रही है एंड दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। यहाँ दिखाओ नाप के थोड़ी, सिर्फ क्वाड्रेंट है। एंड उनको ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। रेशियो पूछा तो ये मालूम है ax1y1, b क्या हमारे पास x2y2। हाँ, c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? x 0 होगा, y 0 होगा, माइनस होगा। उसने डिवाइडिंग पॉइंट इस सवाल में गायब कर दिया था एंड उसने कहा था डिवाइडिंग पॉइंट मैट्रिक क्लास की नॉलेज से उठाओ। ऑन द एक्स एक्सिस एक इंफॉर्मेशन है, y 0 होता है। वो बच्चा कहना है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, माइनस लेंगे। बेटा माइनस प्लस अननोन को तो एक्स लेते हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ाता आ रहा हूं। एंड एक्स की वैल्यू कब पूछी जो तुम माइनस के दुबले हो रहे हो? अब देखो उसने डिवाइडिंग पॉइंट तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज के खींच के निकाला एंड जब तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज को खींचे जाते तुम घबरा जाते हो। इसीलिए एप्टीट्यूड रखा यूनिवर्सिटी वालों ने तो भाई ये चीजें आती हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ देखना, नहीं तो सॉरी नहीं आना नहीं। मैं जानता हूं, मैंने वो मंजर देखे हैं जब किसी यूनिवर्सिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता था। मैंने एडमिशन लिया विदाउट एप्टीट्यूड एंड मेरे पास होने के 10-15 साल तक कोई एप्टीट्यूड नहीं होता था। एंड फिर हर यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुअली, अब तो जो थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी है जिसका शायद तुमने नाम नहीं सुना, उसने भी एप्टीट्यूड रख दिया। वजह यही है बच्चा भूल के आ रहा है। मेरे यूनिवर्सिटीज के दोस्त जो पढ़ा रहे हैं वो 90s में बता रहे यार कोई चीज उनको याद नहीं। हम बात कर रहे हैं वो भाई है क्या, सब यूनिवर्सिटी ने कहा एप्टीट्यूड रखो बेटा। अब ये ना दिस इज एप्टीट्यूड, कहां से पॉइंट खींचा है। एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा वाई का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था रेशियो एक्स से भी निकलता है, वाई से भी निकलता है। आप सिर्फ वाई से निकलेगा, एक्स से नहीं निकलेगा। क्यों? एक्स नहीं मालूम। देखो सवाल में एक्स मालूम था अगर तुम्हें पिछला याद आए, और वाई भी मालूम था। अब डिवाइडिंग पॉइंट थोड़ा कमजोर है तो अब रेशियो 2 दफा नहीं निकलेगा, 1 दफा निकलेगा। जब डेटा पूरा हो तो 2 दफा निकलेगा। तो सिर्फ वाई का फॉर्मूला लगेगा, वाई इक्वल्स टू y2 y1 मतलब तुम आपस में बातें ना करो। अगर तुम्हें कोई सवाल है प्लीज मुझसे पूछो, मेरे पास बहुत फालतू टाइम है जवाब देने के लिए। थोड़ी कंजूसी की मैंने। मैं करीब से गुजरा हूं, बुक में यही सब इसी तरह का सवाल है, वाई एक्सिस कट कर रहा है। मैंने किस पे कर दिया? एग्जाम्पल सामने रख के निकल जाता हूं। मेरा काम कंसेप्ट देना, छपाना नहीं। कुछ कह रहे हो? सारा टर्निंग पॉइंट इस सवाल का ही है और ये टर्निंग पॉइंट मैट्रिक्स से आ रहा है। रेशियो पे दूसरा एग्जाम्पल हो गई। अब तीसरी एग्जाम्पल इससे और भारी करेंगे।
पहले सवाल पढ़ा। The segment joining this is divided by the coordinate axes. Find the ratio of division. ये x एक्सेस, y एक्सेस और दोनों मिलके एक्सेसेस। स्पेलिंग पे गौर करना, सिंगुलर प्लूरल। एंड ये सेकेंड में कई जगह नाचोगे इस चीज पे। कोऑर्डिनेट मिला के उसने बात की एक्स वाई एक्सिस। पिछले सवाल में तो हमारी लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस से कट हो रही थी, अब वो कह रहा है एक्स से भी हो रही है, वाई से भी हो रही है, नहीं रेशियो निकाल दो। इस कलर रेशियोज कहा उसने। एक सवाल में दो सवाल हैं, पिछले सवाल का दुगना हो गया। ये सवाल इस टाइप के एग्जाम में आया 8 नंबर के लिए डिस्क्रिप्टिव में। वो जो पिछला सवाल मैंने किया था वो 5 नंबर के लिए इसका टॉपिक पढ़ता जाता है। ठीक है, बनाऊंगा, कोई नंबर नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एंड कितने सॉफ्ट तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है 6-3, कहीं ले लो, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड -8 -7 एक्स एक्सिस भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस भी कट कर रहा है। ये पॉइंट सी कह दूं तो इस पॉइंट को डी कह दूं। अगर गौर करना सी का रेशियो, गौर करना डी का रेशियो, दो मुख्तलिफ आंसर आएंगे। 2 दफा सवाल सॉल्व करूंगा, एक फॉर एक्स एक्सिस करूंगा, एक फॉर वाई एक्सिस करूंगा। एक ही में सब थोड़ी होगा। हाँ प्लीज, मुझे मैं हसरत कर रहा हूं, कोई सवाल आ जाए। सर पहली वैल्यू x1 y1 नहीं जरूरी है? मैंने कल भी बात किया था, अगर तुम मिसाल के तौर पे इसको x1 y1 नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा जवाब आएगा 5:7 और बुक में जवाब आ रहा होगा 7:5। फिर तुम चिल्लाते रहोगे सर आंसर उल्टा आ रहा है। जब तुम इनिशियल पॉइंट बदल दोगे तो रेशियो बदल जाएगा। यहाँ से मिसाल के तौर पे रेशियो 5:7 और तुम इसको ले लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 7:5। तो रेशियो थ्योरम के लिए याद रख लो, हमेशा के लिए रेशियो थ्योरम के लिए पहला पॉइंट x1 y1, क्योंकि जो आंसर दिया, जो सवाल दिया, सब रेफरेंस टू x1 y1 दिया है। एंड तुम उसको उल्टा करोगे, टेक्निकली रॉन्ग नहीं हो, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक्स एक्सिस हेडिंग लिया एंड 0 वाई की वैल्यू है, वही काम करूंगा। मैंने कहा प्लीज सवाल पूछो, हसरत कर रहा हूं। y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है -7, m2 y1 की वैल्यू 3/m1 प्लस जी बेटा। अभी एक मिनट देखो, अगर मगर वाले सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं। ओरिजिन से सब कट होती है तो इसका रेशियो बनेगा ही नहीं ना, सॉरी इसका रेशियो एक्स एंड वाई से सेम बनेगा। अगर ये ओरिजिन से गुजरेगी तो एक्स से करो या वाई से करो, दोनों का रेशियो क्या है, क्योंकि पॉइंट हो जाएगा 0-0। एंड जब ये बिल्कुल पहली वाली मिसाल की तरह हो जाएगा। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी किसके लिए सॉल्व हुआ है, फॉर वाई एक्सिस। मैंने रेफरेंस के लिए पॉइंट के नाम दिए। मैं वाई एक्सिस पे क्या होगा, ऑन द वाई एक्सिस एफसी से 0 होता है, वाई तब्दील हो रहा होता है। अब कौन सा एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाऊं, वाई का फॉर्मूला लगाऊं रेशियो फाइंड करने के लिए। क्यों एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं फॉर्मूला, एक्स कितना मेरे 0, x2 मेरे पास वो चेंज जो चेंज नहीं वो डेटा में मौजूद है। x1 मेरे पास 6 है, अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2।
एंड हमने कहीं नहीं कहा था दोनों रेशियो सेम आएंगे, बल्कि मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि दोनों रेशियो डिफरेंट आएंगे। अब 8 नंबर का सवाल देख लिया तुमने, और पीछे 5 नंबर का देख लिया, सब है। ऐसे 2 सवाल हैं, बदकिस्मती है कि बुक से नहीं जा रहा, समझा रहा हूँ। रेशियो पे मेरी आखिरी मिसाल आ रही है, अब उसमें कुछ और होने जा रहा है। सिक्स माइनस 5 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एंड यहां कहीं हमारे पास है 8 11 फर्स्ट को, एंड इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कट हो रही है। याद है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जिक्र नहीं है, किसी ऐसे पॉइंट पे कट हो रही है जिसके एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू नहीं मालूम। वो कह रहा है ये वाई की वैल्यू निकालिए, वो कह रहा है पॉइंट निकालिए, पॉइंट निकालने के लिए वाई निकालना पड़ेगा। एंड वो कहीं नहीं कह रहा रेशियो फाइंड करें, आपको अंडरस्टूड है, पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वाई के मामले में रेशियो चाहिए। तो पहले एक्स की इंफॉर्मेशन मुकम्मल है, एक्स से जाके रेशियो निकलेगा। उसने कहीं नहीं कहा कि रेशियो फाइंड करो, सबसे अच्छा सवाल है ये। पहले आप एक्स की नॉलेज से रेशियो निकालेंगे, एंड जब एक्स का रेशियो एक्स से रेशियो निकल आएगा देन वाई फाइंड करेंगे। पहला पॉइंट x1 y1 होता है सेगमेंट का रेशियो थ्योरम में। कहीं उसने नहीं कहा था एक्सटर्नल डिवीजन है। देखो कितने प्यार से पता चल गया, पता चल गया, बताने की जरूरत नहीं है उसे। एक्सटर्नल डिवीजन पे हमारी बुक में टोटल 2.2 में टोटल 3 सवाल है। हाँ, आगे चैप्टर 2 में 1-2 जगह कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, चैप्टर 3 में वहाँ एक्सटर्नल इस्तेमाल होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो एक्सटर्नल थोड़ा हल्का टॉपिक है, बट एक्सटर्नल है। एंड देखो रेशियो कहीं से पता नहीं चल रहा सवाल में एक्सटर्नल था। ठीक है, अब मैं पॉइंट की तलाश में जा रहा हूँ वाई निकालने के लिए। वाई इज इक्वल्स टू, डेटा मेरे पास यहाँ है, रेशियो क्या निकल के आया था m1/m2 3/-5 y is equals to 3 multiplied by y2 11 है शायद, प्लस -5 इंटू एंड y1 भी -5 है। Hence the required point is, एक नंबर कट जाएगा, पॉइंट नहीं लिखोगे, पॉइंट पूछा था हमने। अब रेशियो के ऊपर मैं कहां से कहां डॉज देता हूं तो मैं चला गया। अरे सॉरी, सवाल तो ये था, मैंने अगला सवाल दिखा दिया। 1 मिनट से कम रह गए, लेकिन मैं आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक रेशियो से रिलेटेड नहीं है, पहले उसको समझाऊंगा, फिर उसका एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। इत्तेफाक से उसके ऊपर बुक में एक ही सवाल दिया और कई दफ़ा एग्जाम में आया, तो 2-4 मिनट ऊपर क्लास चली जाए, समझाना ज़रूरी है। और शुरू के दिनों में हम थोड़ा लोड ले रहे हैं डेरिवेशन का, आगे जाएंगे मेरे ख्याल से 4-5 क्लासेस के बाद सेकेंड ईयर 50 मिनट में आ जाता है। क्या मैं आइडिया दे रहा था, अभी तुमने बात कर समझाई थी थोड़ी देर पहले कि
अगर दोनों लेंथ बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। एंड मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 होता है। एंड मिड पॉइंट को कहते हैं बाइसेक्शन। सेक्शन हिस्सों को कितने हिस्से बने, बाई 2 हिस्से बने। सेगमेंट ए बी अगर ट्राइसेक्ट कर दी जाए, देखना बाइसेक्शन में बाइसेक्टिंग पॉइंट एक था, ट्राइसेक्टिंग में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन 2 होते हैं, सेक्शन हिस्से 3 हैं, पॉइंट 2 हैं। कंफ्यूज करता था बच्चे को, जो कमजोर बच्चा वो यही मिल जाता है। तो मैंने कहा ट्राई सेक्शन 3 है, पॉइंट नहीं है 3, ट्राई पॉइंट नहीं कहा। COD, लेट्स सपोज इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है। सी का रेशियो क्या होगा, 5:5, जो बच गई 1:2, 1:2 का सेक्शन रेशियो है। डी का रेशियो क्या होगा, 10:5। तो ट्राइसेक्शन पॉइंट 2 है, 2 रेशियो होते हैं, 1:2, 2:1। सेकेंड ए में गुट्टी में डाल लो, जगह जगह आएगा। वो ट्राइसेक्शन कहते हैं, रेशियो तुम्हारी रन में आ जाएंगे। और क्यों, मैंने क्यों का वजह समझाई, जैसे यहाँ समझाई 5:5 सिंपल हो गया, 1:1 आ गया। जब हम रेशियो देखते हैं इनिशियल पॉइंट से डिवाइडिंग पॉइंट तक, कल कंसेप्ट दिया था, देन डिवाइडिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। जब हम रेशियो देखते हैं इनिशियल से डिवाइडिंग पॉइंट तक, देन डिवाइडिंग से फाइनल पॉइंट तक, रेशियो के लिए हमेशा ये रूल है। तो ट्राइसेक्शन रेशियो 2 होते हैं, 1:2, 2:1। और ट्राइसेक्शन पॉइंट 2 होते हैं, सेक्शन 3 होते हैं, पॉइंट 2 होते हैं, रेशियो 2 होते हैं। ये तो कंफ्यूज करता है। फिर दोबारा वही तो नहीं करेंगे ना, ये सब सवालों के पीछे नंबर डले होते हैं। अब कौन सी भी स्ट्रिप उठानी है, इतनी सारी होती है, मैं भूल जाता हूँ। तो सब पहले से बना के रखा हुआ होता है ताकि इससे गड़बड़ ना हो, नहीं फिर भी गड़बड़ कर देता हूँ। द सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट। वो एक ने कहा जी क्वाड्रेंट में नहीं दिखा है, तुम चलो क्वाड्रेंट में दिखा दो, लाइन लगभग ही बनेगी, आगे पीछे घूम जाएगी। एंड वो ट्राइसेक्ट हो रही है इन 2 मुकामात पे। एंड ये दोनों पूछे गए एग्जाम में, ट्राइसेक्शन बड़ी कसरत से पूछते हैं 5 नंबर के लिए। एक सवाल है बुक के अंदर, मैं ज़ाया नहीं कर रहा हूँ बुक का सवाल। लेट ट्राइसेक्शन पॉइंट के नाम दे दिए मैंने। फॉर रेशियो, 2 रेशियो हैं, 1:2 का पहले कर लो कि पहले 2:1, तुम तय करो किसका पहले करना है। करना तो दोनों है। मैं 1:2 यानी 1:2 की बात करो, एक हिस्सा 2 हिस्से। अब लाइक मिड पॉइंट ट्राइसेक्शन का कोई मुख्तसर फार्मूला नहीं है। x = m1, x2 की वैल्यू m1 पहला ट्रांसैक्शन पॉइंट निकल आया। फिर हेडिंग लगाई फॉर रेशियो। मैं पहले बार बार कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, 2:1 पहले कर लो, फिर 1:2 कर लो। 2:1 ये 2 और ये 1। कल बात किया था, इसका भी हो सकता सॉल्व।
m1 2 सॉरी है मल्टीप्लाई बाई x2, ये 2:1 है। x2 की वैल्यू कितनी है 8, देन 1 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई y2 12, और प्लस क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई y1 -5। आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके ये पॉइंट निकल आएगा, दोनों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑब्टेन हो जाएंगे। 2 मिनट अभी और लूँगा, फिर इंशाल्लाह तो मैं आज़ाद करता हूँ। तो कल मैंने या लास्ट डे बताया था एक्सटर्नल डिवीजन का कि मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल मिसाल दूंगा, तो मैं दे दूँ, कोई यूज़ नहीं है हमारे पास अभी फिलहाल, लेकिन इस चैप्टर में आगे जाके आएगा। मेरे पास एक सेगमेंट ए बी मौजूद है। जब मैं सेगमेंट कह रहा हूँ तो याद रही एक लाइन है जिसके हम बाकी पॉइंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वक्त हमारी लाइफ यहाँ पे महदूद है लाइफ, और इससे पहले की भी और बाद में ही, लेकिन फिलहाल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम। अब अगर ए बी के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जो इस सेगमेंट के बियॉन्ड आ रहा है, देखो वाई एक्सिस इसको एक्सटर्नली कट कर रही है, तो ज्योमेट्री में ये कंसेप्ट जनरेट होते हैं। जो हम ये कह नहीं सकते कि जनाब ए बी के बाद वजूद नहीं है, बिल्कुल है वजूद। हमारा फोकस ए बी के दरमियान है, लेकिन बाय सम रीजंस हमें उसको वाई एक्सिस से रेशियो देखना, और वाई एक्सिस ए बी के अंदर नहीं है, तो इसका हम कहेंगे एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो ज्योमेट्री में इस तरह हम एक्सटर्नल का कंसेप्ट लाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब रिबिन कट करते हैं तो रिबिन ही को कट करते हैं, इंटरनली बाहर से नहीं रिबिन कट हो सकता, बट ज्योमेट्री में हो सकता है। कुछ बच्चों ने कल अपने मोबाइल फ़ोन क्लास में ऑन कर लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा मोबाइल फ़ोन जब तक आप इस दरवाजे से बाहर वाले जिंदा है बंद रहेगा। अगर कोई आपको इमरजेंसी कॉल करनी है, क्लास ख़त्म हो गई है, आप बात करने बाहर जाइए, जहाँ पे आप पैसेज में खड़े होइए, जहाँ गाड़ी मेरी पार्क होती है, वहाँ पे जो आप खड़े होकर अपना मोबाइल ऑन करें, जो गुफ्तगू करनी है करें, उसके बाद मोबाइल ऑफ करके अंदर आइए। क्लास के अंदर प्लीज़ मोबाइल फ़ोन ना हो। कल कुछ बच्चों ने अपनी तरफ से कुछ समझ लिया, उसको किया। ये क्लास वर्क दिया है, जो बड़ा अजीब सा बीच बीच में टॉपिक दिए हैं। वजह तुम्हारी बुक अजीब सी बनी है। आज जो कुछ मैंने पढ़ाया वो यहाँ पे कवर हो रहा है। एंड 4 एग्जाम्पल दिए नए आने वालों को बताता चलूँ 2.1 की, और मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं लिखी आती। ऑलवेज 1/45, 3/50, पेज 50 पे तीसरी एग्जाम्पल मौजूद है। कभी मुझे नहीं कहना 3/50, 4/50। एंड एग्जाम्पल इस तरह नहीं होती बेटा कि सवाल उतारा और एग्जाम्पल उतार ली। एग्जाम्पल सवाल है करने के बाद बंद कर दो। तुम्हारी अभी पेपर हुआ में 2-3 एग्जाम्पल आई हुई थी। हर एक्सरसाइज एंड होती जाएगी, एग्जाम्पल करवाता जाऊंगा। हाँ तुम बेवकूफ़ हो तो ठीक है। एंड ये कोई टेस्ट है तुम्हारा, अगली 13वीं क्लास पे तुम्हारा टेस्ट है। जाके कैलेंडर में मार्क कर लो 13वीं क्लास कब आ रही है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कब आ रही है। एंड वो 13वीं क्लास, एंड ये कोई भी एग्जाम्पल भी आ सकती है। और इन 4 एग्जाम्पल में एक गलत भी सॉल्व हुई है, इसीलिए बता भी नहीं रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। तो देखो छापते कितने हो, सब खुल के आ जाएगा मामला। ठीक है, तो आज की क्लास मेरी यहीं पे एंड है। कोई सवाल आपका?